जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट टीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो 11 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसका सलूशन करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। आइए और प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं जो कि आगे एग्जाम आने वाले पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, काराकोरम दर्रा ये है लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित यह श्रीनगर और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित यह मनाली और लाहौल व स्पीति घाटी को जोड़ता है। और आगे हैं और दर्रे हैं ये सभी। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे ये दर्रे। देख लेते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ पास है, सिक्किम में स्थित है ये। तो यह भारत और तिब्बत के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है। और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है और सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है। और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। आगे है बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है। और खारदुग दर्रा लद्दाख में स्थित। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक है। उर्मिलिंगला दर्रा तो ये कहाँ है, ये लद्दाख में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पक्की सड़क और पर्वतीय दर्रा है। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में स्थित है। और पाल घाट दर्रा कहाँ है, ये केरल में स्थित है। यह कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। आइए मैप के द्वारा समझ लेते हैं कि कहाँ पास कौन से दर्रे स्थित हैं। तो देख लीजिए, लद्दाख में चांगला दर्रा स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दो दर्रे हैं जो कि बारालाचा दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश में दीफुरा दर्रा है। और आगे कुछ दर्रे हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, यांगजाब दर्रा। और इधर ये वाला भी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा। और आगे इधर है जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है और एक जोजिला दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। ये सभी दर्रा को याद रख लेंगे मैप के द्वारा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। ये आगे क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा नंबर। तो कौन सुरंग है, ये पीर पंजाल सुरंग है। तो ये पीर पंजाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर यानी 7 मील है। यह सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच चलती है और जम्मू बारामूला रेल लाइन का हिस्सा है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं जो कि हैं, यह भारत की सबसे लंबी परिवहन रेलवे सुरंग है। इसने जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा समय को काफ़ी कम कर दिया है। यह सुरंग 2013 में चालू की गई थी। यह सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। प्रधानमंत्री का मुख्य ये क्वेश्चन अगला है कि प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव कौन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं यानी पीके मिश्रा हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं जो कि है, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल मिनिस्टर के मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को विभिन्न मामलों में सलाह देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का प्रबंधन करना और सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वे प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के
सहायक के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नीतियाँ और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, AI ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? AI ऑन ट्रायल नामक पुस्तक मार्च 2025 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक सूर्य कुमार हैं, यानी सुजीत कुमार हैं। ये सुजीत कुमार है एवं मोहम्मद तौसीफ आलम है। मतलब दो लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा प्रस्तुत नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौती विश्लेषण करती है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किसके द्वारा किया गया था? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था इस पुस्तक का। अगला क्वेश्चन है 2025 का 7वां खेलो इंडियन यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो यूथ गेम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोग देख लेंगे इसको। तो आइए कुछ इससे महत्वपूर्ण जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित हुआ था। यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक चला और इसके मैच 5 प्रमुख शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुए। कुछ विशेष प्रतियोगिता जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। शुभांकर इसका है गजसिम्हा था। हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक है ये। और अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो भाग 12 में यह भाग अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय मामलों में संबंधित है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो ऑप्शन में दिया गया होगा, ऑप्शन के हिसाब से करना था, तो देख लेते हैं इसको। तो गुसाडी एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के जनजातीय लोग करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से दीपावली पर्व पर होता है। तो अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना के बारे में पूछा गया था, तो देख लेते हैं ये योजना क्या थी। भारत सरकार की यह एक योजना है। यह 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने, उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो इसके सैन्य विभाग का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम था दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था इसके विभाग का नाम। इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों को भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन और हाथियों की व्यवस्था था। हथियारों की था उसमें। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1843 में हुई थी। तो आइए और कुछ बैंकों की स्थापना देख लेते हैं जो कि आगे एग्जाम आने वाले पूछे जा सकते हैं। तो यह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में स्थापित की गई थी, अब बंद है ये। यह भारत का पहला आधुनिक बैंक था जो कि अगला बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1786 में, इसकी स्थापना हुई 1791 तक चला था ये, अब बंद हो गया है ये। और आगे कुछ बैंक हैं बैंक ऑफ बंगाल जो कि प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता है जैसे। असम में बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से 2 जून 1806 में शुरू हुआ था। 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हुआ था। और अगला बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। इसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1840 को शुरू हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को शुरू हुआ था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि 27 जनवरी 1921 को तीनों प्रेसिडेंसी बैंकर्स के विलयों से बना था ये, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जो कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर SBI बना दिया गया था। और IDBI बैंक की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1964 को विकास वित्तीय संस्था के रूप में शुरू हुआ था ये। और HDFC देख लेते हैं।
HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में शुरू हुआ थे। ICICI की बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये तो हुई थी 1993 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे सभी फैक्ट को। तो अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्यौहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइकी कहते हैं। आगे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लाई हरोबा मणिपुर का पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव मतई इस समुदाय के देवी देवताओं की पूजा और लोककथाओं को नृत्य, संगीत एवं अनुष्ठान के माध्यम से प्रस्तुत करता है। भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में किया गया? ये अगला क्वेश्चन है। तो ये किया गया है भारत सरकार आधुनिक 1892, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश वो भारत के विधान परिषद के ये आकार को बढ़ाया और सदस्य का बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत के अनुसार चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी आयु है इसमें? देखते हैं। अनुच्छेद 243F भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है। ये इसमें पंचायत के सदस्य होने की अयोग्यता का उल्लेख है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य है तो वह पंचायत के सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। इसके अलावा राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अयोग्य के अन्य आधार भी निर्धारित कर सकता है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में? ये क्वेश्चन है, ये जो है ना क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य में है। तो इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? क्या रहे हैं? तो देख लेते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के कई नकारात्मक प्रभाव, जिनमें से शामिल हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनव वो नीतियाँ, फूट डालने और राज करों की नीति का बढ़ना और भारतीय के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास करना शुरू कर दिया, जिससे ये सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। आगे क्वेश्चन है, WHO, विपो और WTO की 2025 की त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, इसका मतलब पूरा नाम दिया हुआ है, संपदा व्यापार से संबंधित कौन से संगठन के मध्य त्रिपक्षीय शिखर बैठक हुई थी? तो हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी, त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। तो आगे है, इससे जुड़ा फैक्ट है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य, नवाचार और व्यापार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष कर स्वास्थ्य तकनीकी और दवाओं की ये समान पहुंच सुनिश्चित करना था। और 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां के संविधान कौन भाग जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का उद्देश्य सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी स्वायत्तता, लोकतंत्र कार्यप्रणाली और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। तो और है इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें भाग 9B जोड़ा गया था इसमें, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक सहकारी समितियों के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का उद्घाटन अंक प्रकाशित किया। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य शीर्ष रैंकिंग वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग, क्वेश्चन इसमें फैक्ट है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। ईरान, अगला क्वेश्चन है, ईरान अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन उसके पिता ने किस कारण से उसे राजा चुना था? तो ईरान अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उसकी अद्वितीय योग्यता, वीरता और गुणों के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना था। अगला क्वेश्चन है, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा होता है? ये होता है हेपेटाइटिस एन्सेफेलोपैथी होता है, जो कि होता है चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम और क्रोहन रोग होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड समूह का नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनो ग्रुप का है, ये नाइट्राइल ग्रुप का है, नाइट्राइल ग्रुप होते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में की गई थी? तो 7 मई 2025 को देश भर के 244 जिलों में लागू की गई थी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई धमकी, ब्लैक आउट, एयर रेड, सायरन और आपातकालीन निकास जैसे युद्धकालीन परिदृश्यों की तैयारी थी, और यह अभ्यास गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल यूज किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, लैन का मुख्य कार्य क्या है? लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका कार्य होता है समिति भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर डिवाइसों को जोड़कर डेटा और संसाधन जैसे प्रिंटर, फाइल, एप्लीकेशन साझा करना। तो C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए डाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य C-295 विमान निर्माण हेतु डाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में किया गया था। और आगे से जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उद्घाटन 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। C-295 का निर्माण वो स्पेन द्वारा किया गया, जो कि भारत में इसका निर्माण और असेंबली का कार्य टाटा एडवांस्ड और सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फैक्ट इसी का, C-295 का निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन द्वारा किया जाता है। भारत में इसके निर्माण और असेंबली का कार्य टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदार हो रहा है। ये द्वारा लिखा है, सॉरी, देख लेंगे आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया है? तो किसको किया है भारतीय नौसेना की लैंडिंग शिप INS गुल्डर को देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो थार मरुस्थल है, मुख्य कारण है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्र की मांग की थी? नरम दल ने स्वतंत्रता की मांग संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से की थी, जैसे प्रार्थना पत्र, निवेदन, प्रस्ताव पारित करना और ब्रिटिश संसद में अपील, प्रेस और लेखन के माध्यम से जन जागरण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? तो वर्ल्ड ओमेंटर के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की जीवन प्रत्याशा 72.48 वर्ष हो रही, जिसमें महिलाएं अप्रोप्रिएक्स में दिया है 74.14 पुरुषों की जीवित रहने की उम्मीद बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस UN संस्था में अपील की है? तो कंबोडिया और थाईलैंड ने अपनी संघर्ष के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC से अपील की है। अगला क्वेश्चन है, IKEA किस देश की कंपनी है? तो IKEA बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसकी संस्था स्वीडन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का क्या कारण है? फरवरी 2025 में इजराइल ने रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत के खिलाफ मतदान किया है। तो आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं।
यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उससे ज्वाइन होकर के PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।